Welcome to Medify. So let's start microbiology. In microbiology, today we'll discuss about general parasitology. So let's start parasitology. In parasitology, parasites क्या होते हैं? So parasite is the living organism. Parasite is the living organism. Living organism which live or live upon or inside the host without giving any benefit. Without giving any benefits. मतलब बिना कोई बेनिफिट दिए पैरासाइट जो होता है वो या तो होस्ट के अंदर या तो होस्ट के सरफेस पे लाई करता है और उसको इन्फेक्शन कॉज कराता है. ठीक है. पैरासाइट को अपन क्लासीफाई कर सकते हैं. पैरासाइट्स को अपन क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं एज एंडो और एक्सो. एक्टो एंड एंडो मतलब एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट. एक्टोपैरासाइट इज दोज पैरासाइट विच लाई ऑन सरफेस. सीधी भाषा में बोलते हैं अपन कि जो पेनिट्रेट नहीं करती है टिश्यूज के अंदर. ठीक है. सो इसकी डेफिनेशन जो अपूर्व शास्त्री में लिखी हुई है इट इज कि ये इफेक्ट डालती है सेल के ऊपर. ऐसे कुछ लिखा हुआ है इसमें. दे इफेक्ट द सेल, इफेक्ट द टिश्यू विदाउट पेनिट्रेटिंग. ठीक है. और एग्जाम्पल क्या है इसका? स्केबीज. स्केबीज में देखा होगा रैशेस जो होते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट कि एक्टोपैरासाइट के इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनफेस्टेशन. क्या बोलते हैं? इनफेस्टेशन बोला जाता है. इन्फेक्शन कॉज बाय एक्टोपैरासाइट. इन्फेक्शन कॉज बाय एक्टोपैरासाइट इज कॉल्ड एज इनफेस्टेशन. देन वी टॉक अबाउट एंडोपैरासाइट. एंडोपैरासाइट भी दो टाइप के होते हैं विच इज प्रोटोजोआ एंड हेलमिन्थीज. प्रोटोजोआ एंड हेलमिन्थीज. ठीक है. प्रोटोजोआ क्या होता है? तो भैया प्रोटोजोआ एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल होता है. इसको अपन लोअर यूकैरियोट्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लोअर यूकैरियोट्स भी बोलते हैं. विच इज क्योंकि इनका जो सेल होता है वो ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं. यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं. और साथ ही साथ ये सारे मेटाबॉलिक पाथवेज और सारे सेल ऑर्गेनेल्स इनके सेल के अंदर होते हैं. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम सब इनमें होगा. इनमें कोई नेग्लेक्टिक चीज़ नहीं होती. ठीक है. बस यूनिसेलुलर होते हैं और सारे मेटाबॉलिक पाथवे भी उसका एक ही सेल परफॉर्म कर लेता है. देन वी टॉक अबाउट हेलमिन्थीज. हेलमिन्थीज आर जस्ट वॉर्म्स. जो तुम्हारे फ्लैट वॉर्म्स, हुक वॉर्म, ये सारे वॉर्म्स तो इनको हेलमिन्थीज बोला जाता है. एंडोपैरासाइट के इन्फेक्शन को अपन इन्फेक्शन ही बोलते हैं. इसको हम बोलते हैं इन्वेजन बाय एंडोपैरासाइट इज कॉल्ड एज इन्फेक्शन. इन्वेजन by endoparasite is called infection. ठीक है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लाइफ साइकिल. जो पैरासाइट की होती है लाइफ साइकिल की बात करेंगे. फटाफट बात करते हैं. लाइफ साइकिल में 3 फैक्टर होते हैं. लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट तो उसमें 3 फैक्टर होते हैं. पहला होता है अपना होस्ट, दूसरा इन्फेक्टिव फॉर्म एंड तीसरा इज व्हाट? तीसरा इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन. मोड ऑफ ट्रांसमिशन. होस्ट इज दो टाइप के होते हैं. डेफिनेटिव होस्ट और दूसरा है इंटरमीडिएट होस्ट. डेफिनेटिव होस्ट मतलब जिसमें पैरासाइट अपनी सेक्सुअल साइकिल करे. पैरासाइट कौन सी साइकिल करे? सेक्सुअल साइकिल परफॉर्म करे. उसको बोलते हैं डेफिनेटिव होस्ट. इंटरमीडिएट होस्ट जिसमें ए सेक्सुअल साइकिल परफॉर्म करे. लाइफ की ए सेक्सुअल साइकिल या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करे. और डेफिनेटिव इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करे. ठीक है. अब इनके बेसिस पे डेफिनेटिव होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट के बेसिस पे पैरासाइट की लाइफ साइकिल भी होती है. की लाइफ साइकिल 2 टाइप की होती है इनकी. किसके बेसिस पे? अपने होस्ट के बेस पे. अगर मैं इसको अच्छे से लिखूँ तो मैं थोड़ा सा अलग लिखता हूँ कि यहाँ पे ऐसे भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे. तो यहाँ अलग से कॉलम बना के लिख देता हूँ. ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट इनके पास 2 लाइफ साइकिल्स होती है विच इज़ इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल
एंड डायरेक्ट लाइफ साइकिल। डायरेक्ट लाइफ साइकिल जो होती लाइफ साइकिल, हाँ, जो डायरेक्ट लाइफ साइकिल होती है इसमें सिर्फ एक डेफिनेटिव होस्ट होता है। कौन सा होस्ट? डेफिनेटिव होस्ट, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इनडायरेक्ट जिसमें इंटरमीडिएट होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट और डेफिनेटिव, देन डेफिनेटिव होस्ट, डेफिनेटिव होस्ट होता है। ओके, सो ऐसा भी नहीं इनडायरेक्ट में सिर्फ एक ही इंटरमीडिएट होस्ट होगा, इसमें दो इंटरमीडिएट होस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट इसका इन्फेक्टिव मोड। इन्फेक्टिव मोड इज इन्फेक्टिव फॉर्म। इन्फेक्टिव फॉर्म मतलब वो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म जिसमें वो इन्फेक्ट करे, जिसमें वो ट्रांसमिट होता है मैन के अंदर, इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। सबका इन्फेक्टिव फॉर्म अलग अलग होता है। देन वी टॉक अबाउट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि अंदर कैसे आता है। तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कुछ इंजेक्शन से आ सकते हैं, खाने से मतलब इंजेक्शन हो गया, ठीक है, अपना सेक्सुअल हो गया, देन स्किन पेनिट्रेशन हो गई कि स्किन के अंदर से घुस गया। एक बहुत यूनिक होता है विच इज़ ऑटो इन्फेक्शन हो गया। ऑटो इन्फेक्शन में रिवर्स पेरिस्टालसिस आता है, मतलब अपने इंटेस्टाइन में घूम रहा है, इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइन के फ्लो के अपोज में बैक्टीरिया, अब ये तुम्हारा पैरासाइट ऊपर चले गया, जीआईटी इन्फेक्शन कॉज कराता है, ठीक है। और गार्डिया लैम्बिया जो अपने होते हैं, और अपना एक और होता है बहुत फेमस एंटेरोबायस वर्मिकुलरिस, यस। देन वी टॉक अबाउट द लेबोरेटरी डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस का कर लेते हैं फटाफट। अब तक अपन ने क्या देखा? लाइफ साइकिल देखी, तीन पार्ट में डिवाइड होती है, होस्ट, इन्फेक्टिव फॉर्म और मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सॉरी, होस्ट जो होती, होस्ट दो टाइप का होता है, डेफिनेटिव एंड इंटरमीडिएट। डेफिनेट मतलब जिसमें वो सेक्सुअल साइकिल परफॉर्म करे अपनी लाइफ की, और इंटरमीडिएट जिसमें वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करे। देन बात करते हैं इस बेसिस पे इनकी दो वो होती है लाइफ साइकिल होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल और डायरेक्ट लाइफ साइकिल। डायरेक्ट में सिर्फ एक डेफिनेटिव फॉर्म होता है, उसके एक डेफिनेटिव होस्ट होता है, और उसमें अपने इनडायरेक्ट में इंटरमीडिएट हो सकता, एक इंटरमीडिएट और एक डेफिनेटिव होता है। ज़रूरी नहीं इंटरमीडिएट एक ही हो, इंटरमीडिएट एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन डेफिनेटिव एक ही होगा। देन वी टॉक अबाउट लैब। तो बहुत ही सड़ा हुआ चीज़ें याद रखना कि पैरासाइट है तो मतलब स्टूल। पैरासाइट के कोई भी डिसीज में अपन स्टूल सैंपल ज़रूर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूल सैंपल लेना है तो एकदम सबसे पहले आता है एग्जामिनेशन ऑफ फीसिस। इसको जरा देख लेते हैं, प्रैक्टिकल में सीधा सीधा पूछा जाता है ये एग्जामिनेशन ऑफ फीसिस को। यस, पूछते हैं एग्जामिनेशन ऑफ फीसिस। सबसे पहले बात करते हैं कलेक्शन कैसे करेंगे। तो कलेक्शन किस में करते हैं, तो उसकी एक लिस्ट होती है, सुनना ध्यान से। सबसे पहला कंडीशन लीक प्रूफ, दूसरा वाइड माउथेड, तीसरा स्क्रू कैप, फोर्थ क्लीन और स्टेराइल, देन सेफली हैंडल्ड, और लास्ट में डाल देना कंटेनर। ये सारी रिक्वायरमेंट होती है स्टूल सैंपल कलेक्ट करने के कंटेनर की। लीक प्रूफ कंटेनर होना चाहिए, वाइड माउथेड कंटेनर होना चाहिए, स्क्रू कैप कंटेनर होना चाहिए, स्टेराइल और क्लीन कंटेनर होना चाहिए, एंड सेफली हैंडल्ड। सेफली हैंडल्ड का मतलब इट डज नॉट गेट एनी एक्वायर्ड इन्फेक्शन, मतलब उसको कोई एक्वायर्ड इन्फेक्शन नहीं लगना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन हमको रटी होनी चाहिए। पहली बात, सारी की सारी रटी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारी की सारी रटी होनी चाहिए। ये देन वी टॉक अबाउट टाइमिंग। सो इट शुड बी कलेक्टेड, कि कलेक्ट कब करना चाहिए। तो उसको कलेक्ट करना चाहिए अपने को बिफोर स्टार्टिंग एंटी पैरासाइटिक ड्रग, फॉर सपोज कि आपके पास एक पेशेंट आता है डायरिया का, आप मान लो कि उसका आइसबर्ग इफेक्ट है, मतलब उसमें दिख डायरिया रहा है लेकिन उसमें एमियोपिक डायसेंट्री हो गई है। आपको नहीं पता उसमें एमियोपिक डायसेंट्री है, आप स्टिल सैंपल देंगे, ठीक है। जब तक आप क्या करेंगे, अब तक छोड़ देंगे उसको? नहीं, जब तक आप डायरिया के लिए इसका इफेक्ट करना शुरू करेंगे। हो सकता है वाटर से राज है, सिम्टोमेटिक अप्रोच लगाएंगे। अगर रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है तो आप ट्रीटमेंट पे जाएंगे, विच इज़ देन अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट।
अगर डेफिनेट ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा तो आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में अगर आप स्टूल सैंपल दे रहे हैं, स्टूल सैंपल के लिए आप स्टूल एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो कभी भी एंटी पैरासाइटिक ड्रग आप शुरू नहीं कर सकते। ये एक गाइडलाइन होती है। या अगर इमरजेंसी केस है तो वो अलग कहानी है। देन वी टॉक अबाउट सेकेंड थर्ड थिंग इज व्हेन टू एग्जामाइन, मतलब कितनी देर, कितनी वायबिलिटी होती है स्टूल सैंपल की। तो लिक्विड स्टूल है तो 30 मिनट्स, सेमी सॉलिड है तो 1 आवर, सेमी सॉलिड है तो 1 आवर, ठीक है। और अगर फॉर्मलिन में रखा हुआ है, फॉर्मलिन में रखा हुआ है यानी कि अगर ट्रांसपोर्ट करना है तुमको, मान लो कि लैब दूर है तुम्हारा बहुत, तुम नहीं पहुंच पाओगे, 1 घंटे में तुम गांव में रहते, तुम गांव में सैंपल ले लिया, अब तुम नहीं भेज पाओगे लैब में उसको 1 दिन से पहले, मतलब 1 दिन क्या, मतलब तुम उसको 6 घंटे से पहले नहीं भेज पाओगे, तो उसको तुम फॉर्मलिन का सेटलमेंट जमाओगे, फॉर्मलिन में उसको रखोगे। वो भी कौन सा फॉर्मलिन? 10% फॉर्मलिन, जिससे उसकी वेबिलिटी 24 आवर की हो जाएगी, ठीक है, 24 आवर की वेबिलिटी उसकी हो जाएगी। देन वी टॉक अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स। अगर अपन स्टूल सैंपल ना ले सके तो क्या क्या दूसरी तरीके जिससे अपन टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले पेरी एनल स्वैब्स, पेरी एनल स्वैब से अपन कुछ कर सकते हैं, मतलब उससे टेस्ट लगा सकते हैं पैरासाइट के। सेकेंड इज डिओर्डिनल कंटेंट, डिओर्डिनल कंटेंट, और स्पेसिफिक पेरी एनल स्वैब इज फॉर एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। ये जो बैक्टीरिया, ये जो पैरासाइट है, इसके लिए अपन पेरी एनल स्वैब ही लेते हैं। इसके एग्स जो होते हैं, इसके जो एग होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं पेरिनल स्किन पे, तो इसलिए अपन इसके देखते हैं। और सिर्फ इसी के नहीं, जिनके भी एग्स मेनली अपनी बॉडी से अपनी बॉडी के अंदर ले करते हैं ये, और निकलते हैं अपने फीसेस के साथ में, उसके लिए अपन एग्स में क्या बोल रहा हूँ, जिस भी पैरासाइट के एग्स, हाँ एग्स निकलते हैं अपने फीसेस के साथ में, उसके लिए अपन पेरिनल स्वैब ले सकते हैं। जैसे कि एंटरोबैस वर्मिकुलरिस हो गया, एक टीनिया स्पीशी होती है, उसके लिए भी अपन सेम करते हैं, टीनिया स्पीशी। देन वी टॉक अबाउट डिओर्डिनल कंटेंट। सबको बताना चाहिए डिओर्डिनल कंटेंट किसके लेते हैं, विच इज़ गार्डिया लैम्बलिया, गार्डिया या गार्डियन ऐसा कुछ इसका नाम, गार्डिया लैम्बलिया, ठीक है। विच और एक और से करती है, इच कॉज गार्डिया इंटेस्टाइनलिस, इंटेस्टाइनलिस, ठीक है। नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। मैक्रोस्कोपिक मतलब जो अपन देख के कर सके। मैक्रोस्कोपिक, अब तुम्हें क्या दिखेगा, सबसे पहले तुम्हें दिखेगा इसकी कि भैया म्यूकॉइड और ब्लडी तो नहीं है, म्यूकॉइड और ब्लडी, म्यूकॉइड और ब्लडी तो नहीं है, तो ये तुम्हारा फाउंड होता है कि इसमें एक्यूट एम्यूबिक डायसेंट्री में, एक्यूट एम्यूबिक डिसेंट्री में। अगर तुम्हें लगा कि भैया ब्लड है अंदर, मतलब कलर से कैसे पता करोगे, फॉर सपोज डार्क रेड है, डार्क और डीप रेड, डार्क और डीप रेड है, तो समझ लेना कि अपर जीआईटी ब्लीडिंग हो रही है, अपर जीआईटी ब्लीडिंग। यहीं अगर ब्राइट रेड है, मतलब ऐसा लग रहा है कि खून जस्ट अभी लगा है, ब्राइट रेड है, तो लोअर जीआईटी। ब्लीड, ठीक है, ये कहानी ये तुम कर सकते हो। अगर फ्रॉथी पेल स्टूल, फ्रॉथी पेल ऑफेंसिव स्टूल अगर होता है, तो इस केस में जो स्टूल होते हैं उसमें क्या आता है, फैट आता है, फैट कंटेनिंग फैट, विच इज कंडीशन फॉर गार्डियासिस। नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसकी स्टूल की माइक्रोस्कोपी अगर बात करें तो स्टूल की माइक्रोस्कोपी में तीन चीज़ आती है, विच इज़ वेट माउंट एग्जामिनेशन, वेट माउंट एग्जामिनेशन। मैं तुमको एक बताता हूँ बात सिंपल सी, कैसे तुम इसको डिफाइन करोगे, कैसे तुम इसमें डिफरेंशिएट करोगे तीनों में। इट इज़ सलाइन प्लस आयोडीन, सलाइन प्लस आयोडीन, इट इज़ सलाइन ओनली
एंड इट इज़ ओनली आयोडीन। 3 टाइप की माइक्रोस्कोपी करते हैं अपन, सिर्फ सलाइन प्लस आयोडीन, सिर्फ सलाइन और सिर्फ आयोडीन। देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डायरेक्ट वेट माउंट और सलाइन प्लस आयोडीन। ये क्या कर रहे हैं अपन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट वेट माउंट, direct wet mount, which is drop of saline and Lugol's iodine. Drop of saline and Lugol's iodine, which are placed on left and right halves. लेफ्ट और राइट हाफ अपन उसको प्लेस अगर रखते हैं, प्लेस इन लेफ्ट एंड राइट हाफ्स, लेफ्ट एंड राइट हाफ्स। देन अब उसमें कवर स्लिप लगाते हैं ऊपर, उसमें पहले तो उसका रेडी करेंगे। क्या रेडी करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ फीसेस लेंगे, ठीक है, फीसेस लेंगे, उसमें डालेंगे अपन ये सारी चीज़ें, विच इज़ सस्पेंशन बनाएंगे। उसका क्या बनाएंगे, सस्पेंशन क्रिएट करेंगे, स्मूथ सस्पेंशन। एंड देन अगर फीकल मटेरियल तुमने अगर सस्पेंशन ऐसा क्रिएट करना है जिसमें कंसिस्टेंसी जो है वो नॉर्मल रहे, ज़्यादा सॉलिड या सेमी सॉलिड या पेस्ट फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से अपन इसको क्रिएट करते हैं कि इट इज़ नॉट वाटरी एंड नॉट बी सेमी सॉलिड, इट शुड बी इन बिटवीन, ठीक है, ताकि पैरासाइट मिले। क्योंकि अगर ज़्यादा वाटर होगा तो पैरासाइट नहीं मिलेंगे, क्योंकि सोल्यूशन डाइल्यूटेड हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लो पावर ऑब्जेक्टिव की कवर स्लिप लगाया अपन ने, फिर इसमें सस्पेंशन को स्लाइड पे रखा, फिर कवर स्लिप लगाया। कवर स्लिप लगाने के बाद में अपन देखेंगे इसको सबसे पहले लो पावर पे देखेंगे, लो पावर विच इज़ 10x। 10x पे अपन क्या देखेंगे, डिटेक्शन फॉर हेलमिंथीज एग एंड लार्वा। हेलमिंथीज एग दिखेंगे अपने को 10x पे और लार्वा दिखेंगे। देन अपन ने इसको हाई पावर पे रखा विच इज़ 40x, हाई पावर विच इज़ 40x। उसमें अपने को प्रोटोजोन सिस्ट और ट्रोफोजोइड दिखेंगे। क्या दिखेंगे, प्रोटोजोन सिस्ट एंड ट्रोफोजोइड, ट्रोफोजोइड देखेंगे। उसके बाद अपन इसको पढ़ेंगे कैसे, तो स्क्रीनिंग आती है, स्क्रीनिंग एरिया। तो नॉर्मल जो अपन हिस्टोलॉजी या फिजियोलॉजी की स्लाइड्स देखते थे जिगजैग पैटर्न में, उसी पैटर्न में अपने को इसकी स्लाइड भी देखनी है। तो स्क्रीनिंग कैसे करेंगे, जिगजैग पैटर्न में कोई भी कोना पकड़ लेंगे, उस कोने से फिर जिगजैग पैटर्न में अपन ऊपर या नीचे की तरफ करके देख लेंगे जिगजैग पैटर्न में, इसको एग्जामिन करते हैं। देन व्हाट वी सी, याद रखना अपने को मिलेगा क्या। तो अगर आप अपूर्वा से देखो, अगर तुम मेरे लेक्चर देख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ तुम नोट्स बनाओ चाहे ना बनाओ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेक्चर पूरा देखोगे, याद चीज़ें रह जाएगी, लेकिन भूल जाओगे जल्दी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें लंबे समय तक याद रहे, तो अगर मैं पैथो की क्लास ले रहा हूँ तो उसमें हर्ष मोहन खोल के रखो, जो लेक्चर है उसका चैप्टर खोल के रखो। अगर मैं फार्मा के ले रहा हूँ तो KDT इज़ बेस्ट, KDT खोल के रखो। और अगर कोई KDT से ही पढ़ाता हूँ मैं, और अगर तुम्हारा माइक्रो की क्लास है तो अपूर्वा शास्त्री खोल के रखो, कि मेरे उसी के नोट्स बने हुए हैं। तो जैसे जैसे तुम मैं पढ़ता जाऊँगा, तुम उसे टिक करते जाना, और जो मैं बोले इंपॉर्टेंट है तो तुम उसमें सर्कल मार देना ताकि तुम्हें याद रहे, समझ रहे। क्योंकि फालतू चीज़ें अपन पढ़ेंगे नहीं यहाँ पे, जो काम इंपॉर्टेंट चीज़ है वही अपन पढ़ेंगे। तो इसलिए याद रखना कि जो सब्जेक्ट हो उसकी बुक साथ लेके बैठे, भले आप नोट्स बनाएं या ना बनाएं, लेकिन लेक्चर आप पूरा देख रहे हैं तो नोट्स बुक साथ में रखेंगे तो सही रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इसका फाइंडिंग्स। देखो अब तुम्हारी स्लाइड है, चीज़ें नॉर्मल भी दिखेगी और तुम्हारी जो पैथोलॉजी वो भी दिखेगी। सो नॉर्मल क्या दिखेगा तुमको, स्टूल के साइड पे, तो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट इज अपना पोलन ग्रेन्स, हेयर, ईस्ट सेल्स, ठीक है, बैक्टीरिया, एपिथेलियल सेल्स, एंड एयर बबल। दीज आर नॉर्मल फाइंडिंग्स। अगर आप चाहें तो अभी अपूर्वा शास्त्री पेज नंबर 92 खोल के देख सकते हैं।
उसमें सारी फाइंडिंग्स के फ़ोटो लगी हुई है, एयर बबल। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट सेलुलर एलिमेंट। सेल्यूलर एलिमेंट के तुम्हें क्या नहीं दिखना चाहिए? पस सेल नहीं दिखना चाहिए। अगर पस सेल दिख रहे हैं तो इट रेस टू एम्यूबिक डायरिया और इन्फ्लामेटरी डायरिया। इन्फ्लामेटरी डायरिया तुमको हो सकता है क्योंकि उसमें दिखते हैं पस सेल्स। नेक्स्ट, अगर तुमको आरबीसी दिख रही है तो डायसेंट्री हो सकती है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है चारकोट लेडन क्रिस्टल। चारकोट लेडन क्रिस्टल्स, अरे ये बहुत सही सारी चीज़ है। ये ब्लड में भी दिखती है, ये ब्लड में भी दिखती है और यही चीज़ स्पूटम में भी दिखती है। मतलब पैथोलॉजी में आप पढ़ोगे तो उसमें भी आएगा चारकोट लेडन क्रिस्टल्स। अपन पैथोलॉजी में तो बाद में पढ़ेंगे जब अपन रेस्पिरेटरी इफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे इसको। लेकिन अभी देख लो, इसमें चारकोट लेडन क्रिस्टल्स जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होती है। ठीक है, ये डायमंड शेप फाइंडिंग होती है। डायमंड शेप में स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, डायमंड शेप स्ट्रक्चर दिखते हैं। और ये होता क्या है, तो इट इज़ फॉर्म्ड और प्रोड्यूस फ्रॉम इओसिनोफिल्स, प्रोड्यूस्ड बाय degenerated eosinophils, degenerated eosinophils, eosinophils। और ये स्टूल और स्पूटम में दिखती है। ठीक है, विच स्टूल में, तो ये डायसेंट्री में दिखेगी और स्पूटम में ये दिखेगा तुम्हें एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा और नॉर्मल ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा में ये दिखता है। उसके बाद बात करते हैं अपन, नेक्स्ट इज सलाइन माउंट। जो मैंने बताया ना तीन टाइप के होते हैं, विच इज सलाइन माउंट। सलाइन नो नॉर्मल सलाइन, सिर्फ नॉर्मल सलाइन अपने डाला है उसमें। अब उसके एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं? तो जो नॉर्मल सलाइन होते हैं उसमें अपन एक चीज़ होती है विच इज़ एग और लार्वा की काउंटिंग, वो अपन कर सकते हैं आराम से। ठीक है, सलाइन सबसे पहले तो मोटिलिटी के लिए काम आता है, फाइंडिंग मोटिलिटी। ठीक है, और हाँ, ये बड़ा सवाल है कि मोटिलिटी देखते कैसे हैं। पता है, मोटिलिटी देखने का एक तरीका होता है कि अपन स्लाइड को देखें। ठीक है, फिर उसको 15 सेकंड तक देखने के बाद सारे स्ट्रक्चर्स अपन याद करें। उसके बाद अपन उसको स्लाइड हीट करें। स्लाइड हीट करने के बाद अपन उसको वापस माइक्रोस्कोप में फोकस करें, देन फॉर नेक्स्ट 15 सेकंड्स अपन उसको देखें। सो कुछ मूवमेंट्स अगर हमें नज़र आते हैं तो इट इज़ पॉजिटिव फॉर मोटिलिटी, और अगर सेम स्ट्रक्चर्स अपने को वापस देखते हैं तो इट इज़ नेगेटिव फॉर मोटिलिटी। ये मोटिलिटी देखने का तरीका होता है। क्या बताया मैंने? स्लाइड को देखो 15 सेकंड के लिए, फिर उसको हीट करो, फिर आप इस माइक्रोस्कोप में फोकस करके 15 सेकंड देखो। देन वी टॉक अबाउट मोटिलिटी देख सकते हैं किसमें, इसमें किसकी मोटिलिटी? ट्रोफोजोइड की, ट्रोफोजोइड की मोटिलिटी देख सकते हैं अपन इसमें। देन नेक्स्ट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज बाइल स्टेनिंग प्रॉपर्टी, जो कि इसमें होती है सलाइन में, बाइल स्टेनिंग प्रॉपर्टी। स्टेनिंग प्रॉपर्टी, बाइल स्टेनिंग क्या होती है कि अपन बाइल डाल के उसको स्टेन करते हैं, प्रॉपर्टी। ठीक है, वो कर लेंगे अपने हिसाब से। बाइल स्टेनिंग प्रॉपर्टी इज दैट कि बाइल अगर अपन डालते हैं इसमें तो वो अपने को एग कैसे दिखते हैं? ब्राउन। और अगर बाइल नहीं डालते तो एग कैसे दिखते हैं? कलरलेस। तो अगर इफ़ यू वांट टू कंफर्म दैट इज एग तो अपन उसमें बाइल डालते हैं। ठीक है, देन फॉर स्टूल स्पेसिमेन कुछ काम का नहीं है। देन नेक्स्ट इज आयोडीन माउंट। आयोडीन माउंट के एडवांटेज और देख लेते डिसएडवांटेज। तो आयोडीन माउंट इज फर्स्टली न्यूक्लियर डिटेल निकालने के लिए काम आता है, फॉर न्यूक्लियर डिटेल्स, न्यूक्लियर डिटेल्स ऑफ प्रोटोजोन सिस्ट, देन हेलमिंथिक एग एंड हेलमिंथिक एग्स। समझ में आया? और डिसएडवांटेज क्या है इसके? डिसएडवांटेजेस कि इसमें अपन बाइल स्टेनिंग प्रॉपर्टी नहीं देख सकते। ठीक है, और आयोडीन जो होता है वो इमोबिलाइज होता है तो उसकी मोटिलिटी भी नहीं देख सकते हैं। आयोडीन इज immobilize, so not for motility, not for motility। है ना, और immobilize। एंड नेक्स्ट इज
बाइल स्टेनिंग प्रॉपर्टी भी नहीं होती, प्रॉपर्टी भी नहीं होती. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड. देन वी टॉक फॉर एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड. सो एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड हाँ, इसमें क्या करना है कुछ नहीं, इसमें भी सेम वही कहानी होती है. ड्राई वेट माउथ एग्जामिनेशन होता है और ब्लड स्मीयर बनाते हैं. एक इम्पॉर्टेंट कहानी होती है इसमें विच इज़ ब्लड स्मीयर में आती है, विच इज़ उसके स्टेन्स. याद रखना रोमेनोवस्की स्टेन होता है. कौन सा स्टेन होता है? रोमेनोवस्की स्टेन्स होती है. इसमें 4 स्टेन्स आती है. पहली होती है लीशमान स्टेन, जो कि तुम्हारे ये हिस्टोलॉजी के प्रैक्टिकल में सीधा सीधा पूछते हैं कि लीशमान स्टेन कौन से ग्रुप की स्टेन है. सो इट इज़ रोमेनोवस्की स्टेन. और पूछते हैं कि उसके अलावा कौन सी स्टेन है, तो गिम्सा स्टेन इज देयर. गिम्सा स्टेन इज देयर. एंड लास्ट इज JSB, which is जसवंत सिंह भट्टाचार्जी. ऐसे ही जसवंत सिंह भट्टाचार्जी. जसवंत सिंह भट्टाचार्जी स्टेन होती है विच इज बेसिस फॉर ब्लड. देन वी टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव बफी कोड QBC. क्वांटिटेटिव बफी कोड जो इन्वॉल्व करता है कल्चर कैपिलरी ट्यूब को. कल्चर इन कैपिलरी ट्यूब, कल्चर नहीं, कैपिलरी ट्यूब में इसका होता है. इसमें बफी कोड बनता है. कल्चर की कहानी अलग आएगी. कैपिलरी ट्यूब सेंट्रीफ्यूगेशन. नेक्स्ट इज फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन. एंटीबॉडी डिटेक्शन में सिंपल सी बात अपन करेंगे एलाइजा. ठीक है, एलाइजा करेंगे. और एक टेस्ट और होता है विच इज़ ICT. मलेरिया में करते हैं अपन ICT, इम्यूनो क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट. एंड एंटीजन डिटेक्टिंग के लिए क्या करेंगे? एंटीजन डिटेक्टिंग के लिए अपन करेंगे सेम एज एलाइजा. और एंटीजन के लिए ना डिफरेंट स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं. जैसे फॉर गार्डिया का जो एंटीजन होता है, इसमें अपन करेंगे ICT. मलेरिया में भी अपन करेंगे ICT इज़ नॉट अ सिंगल टेस्ट. ये ग्रुप ऑफ टेस्ट होता है जो डिपेंड करता है अलग अलग एंटीजन पे. ठीक है, अलग अलग क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल्स में डालते हैं जिससे अलग अलग कलर्स आते हैं. तो इसलिए अपन ICT एक कॉमन ग्रुप ऑफ टेस्ट होता है जो अपन उसको रेफर करते हैं. क्या रखना? ITC क्या ICT. फुल फॉर्म ICT, इम्यूनो क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट. देन मॉलिक्यूलर मेथड करेंगे पैरासाइट के लिए. तो मॉलिक्यूलर में क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर में अपन PCR एंड RT-PCR विच इज़ रियल टाइम PCR. देन वी टॉक अबाउट द ओवरव्यू से पहले एक सेकेंड. ट्रीटमेंट में याद रखना एंटी पैरासाइटिक ड्रग देंगे. सबसे पहले 3 ड्रग का नाम बता रहा हूँ, रट लेना. 3 ड्रग के नाम बता रहा हूँ, रट लेना. विच इज़ मेट्रोनिडाजोल. नेक्स्ट टिनिडाजोल. एंड नेक्स्ट कॉट्रीमोक्साजोल. मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल और कॉट्रीमोक्साजोल. ये 3 रट लेना, याद रखना, रट लेना. ये कोई भी पैरासाइट का क्वेश्चन आता है, ये डाल देना ट्रीटमेंट में. ये तीनों लिख देना, या तो तीनों में से कोई 2 लिख देना, हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व. देन लास्ट है सर्जिकल. कि सर्जरी से अपन पैरासाइट को बाहर निकाल देंगे. सर्जिकल से फ्लेरियासिस में होता. ठीक है. देन वी टॉक अबाउट द पैरासाइटिक इन्फेक्शन का ओवरव्यू. पैरासाइटिक इन्फेक्शन, इसमें अपन मेनली 2-4 डिसीज़ पढ़ेंगे विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट.
सबसे पहली वन पढ़ेंगे एम्यूबा का, एम्यूबिक डायसेंट्री और इंटेस्टाइनल एम्यूबा, which is Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica ये जो होता है मॉर्फोलॉजिकल में तीन स्टेजेस में पाया जाता है। मॉर्फो में 3 स्टेजेस होती है इसकी। सबसे पहले ट्रोफोजॉइड स्टेज, सेकेंड इज प्रीसिस्ट एंड थर्ड इज सिस्ट। ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे तो लाइफ साइकिल जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका की होती है वो सिर्फ मैन ओनली होस्ट होता है, मैन ओनली होस्ट। देन वी टॉक अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में एम्यूबिक डायसेंट्री हो जाती है। क्या हो जाती है? एम्यूबिक डायसेंट्री। एम्यूबिक डायसेंट्री होती है। देन व्हेन वी टॉक अबाउट लेबोरेटरी डायग्नोसिस, सो लैब में अपन करेंगे पीसीआर एंड लास्ट इज ट्रीटमेंट। तो मैं तुमको ट्रीटमेंट बता ही दिया है। ट्रीटमेंट में क्या देंगे अपन इसको? मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल और कॉट्रीमोक्साजोल MTC, इन तीनों में से कोई एक देंगे, ऐसे नहीं तीनों देंगे, ठीक है, याद रखना। एंड वी लास्ट टॉक ऑफ द टुडे इज मलेरिया। मलेरिया किससे कॉज होता है? सबको बताना चाहिए, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, मेनली 5 टाइप होती है, विच इज़ प्लाज्मोडियम ओवेल, फेल्सीपेरम प्लाज्मोडियम मलेरी, देन वाइवेक्स, और एक और होता है, एक कौन सा होता था? वाईवी मलेरियम, अरे वो अजीब सा नाम था उसका, भूल गया, कोई बात नहीं, बाद में बताएंगे। तो ओवेल, फेल्सीपेरम, मलेरी एंड वाइवेक्स, याद रखना। इन सब के अलग अलग मलेरिया कॉज होते हैं, जैसे वाइवेक्स और मलेरी जो होता और ओवेल मेनली, ये 3 जो होते हैं ये मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करवाते हैं, ये तीनों। कौन सा मलेरिया? मैलिग्नेंट मलेरिया। और फेल्सीपेरम जो था वो कॉज कराता है, एक सेकेंड, रॉन्ग थिंग, ये जो होते हैं ये तीनों कॉज कराते हैं बिनाइंग मलेरिया। कौन सा मलेरिया? ये तीनों कॉज कराते हैं बिनाइंग मलेरिया, और ये फेल्सीपेरम कॉज कराता है मैलिग्नेंट मलेरिया। बिनाइंग मलेरिया क्या होता है? तो ऐसे सुन लो, बिनाइंग मलेरिया जो नॉर्मल अपना बिनाइंग ट्यूमर ऐसा होता है, क्या क्या उसमें कंडीशंस होती है, विच इज कॉल्ड फेब्राइल पैरासॉक्सिज्म, मतलब उसमें तुमको फीवर दिखता है लेकिन इंटरमीडिएट फीवर उसमें होता है, मतलब चढ़ेगा, टॉप पे पहुंचेगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो रिकरेंट फीवर आता है उसमें एवरी 4th डे और 3rd डे। अगर मलेरिया की बात करते हैं तो इसमें एवरी 4th डे आता है। वाइवेक्स की बात करेंगे और ओवेल की बात करेंगे तो एवरी 3rd डे आता है। मतलब फीवर एक दिन आएगा, फिर 4 दिन नहीं, फिर 3 दिन नहीं आएगा, फिर चौथे दिन आएगा। और वहीं वाइवेक्स और ओवेल की बात करेंगे तो फीवर आया एक दिन और 2 दिन बाद तीसरे दिन वापस आएगा। तो इट इज़ इंटरमीडिएट फीवर, इट इज़ सबसे शुरू होगा, पीक पे पहुंचेगा, फिर कम हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं मैलिग्नेंट जो होता है वो ब्लड में आ जाता है, विच इज़ ब्लैक वाटर फीवर, मतलब खतरनाक फीवर कॉज करता है, विच इज़ कॉल्ड ब्लैक वाटर फीवर कॉज करता है। कंटिन्यूस फीवर होता है, इंटरमीडिएट नहीं होता है। लैब डायग्नोसिस करेंगे तो लैब में मलेरिया के लिए अपन ब्लड टेस्ट कराते हैं मेनली, विच इज़ ICT, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट, एंड QBC, क्वालिटेटिव बफी कोट। और इन दोनों के अलावा आजकल तो मलेरिया रैपिड किट आ गई है, MRK बोलते हैं उसको, मलेरिया रैपिड किट, इस अपन इंस्टेंटली चेक कर सकते हैं मलेरिया को। देन वी टॉक अबाउट ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट मलेरिया का डिफरेंट होता है, जिस क्लोरोक्विनीन, ठीक है, ये है। एक बहुत ही अलग डिसीज होती है विच इज़ गार्डिया, जिसको गार्डिया लैम्बलिया से डिसीज होती है, ठीक है, उसको गार्डियासिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्डियासिस। किससे होती है? तो गार्डिया लैम्बलिया से होती है वो गार्डियासिस जो अपन बात कर रहे हैं। एंड टर्मेटोड से होती है, टर्मेटोड्स। ये सब पता है कहाँ पढ़ा? टर्मेटोड जो अपन पढ़ा है 11वीं में, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम में, ठीक है। तो गार्डिया से डिसीज होती है, गार्डिया लैम्बलिया से डिसीज होती है, गार्डिया लैम्बलिया से डिसीज होती है गार्डियासिस।
और इंटेस्टाइनल गार्डियासिस बोलते हैं उसको, गार्डियासिस। ठीक है, नेमेटोड से होती है, ट्रेमेटोड से होती है, विच इज़ द, और कुछ टॉपिक होता है मेरे हिसाब से, ख़त्म हो चुका है सारे टॉपिक्स। तो धन्यवाद आपका।